हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश के आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 11 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो वीडियो नंबर 10 में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया और बिल्कुल सही दिया था। सवाल ये था कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI की स्थापना किसने की थी, और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि सही आंसर कर रहे हैं, और हालांकि देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन आंसर ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग आंसर नहीं करें फ्रेंड्स, उनसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग भी आंसर करना स्टार्ट करें। इससे आपको एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। और डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है और आप इसे सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप इस सीरीज़ में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूँ, भले ही आंसर ना कर पाऊँ लेकिन मैं पढ़ता हूँ, सबके कमेंट हूँ। तो दोस्तों शुरू करेंगे 11 जनवरी के करंट अफेयर्स, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं तो उसको भी देख लेते हैं। और ये चीज़ें हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसलिए मैं इसे 2-3 दिन तक रिवाइज करता हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जस्टिस हिमा कोहली ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। JK माहेश्वरी को सिक्किम हाईकोर्ट और अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक प्रश्न हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कौन सा मामला संविधान की बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में न्यायिक समीक्षा को परिभाषित करता है? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला था ये। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा को कहा गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। दूसरी बात यह कि न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13(2) से तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि संघ व राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों में से किसी को दूर कर दे या उसे रद्द कर दे। अगर कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य माना जाएगा। और ये जो प्रश्न है इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की समीक्षा के बारे में कहा है। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि दिसंबर 2020 का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है वो PDF के रूप में यानी कि इसकी मैगजीन चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप खरीद सकते हैं। इसकी जो एक्चुअल कास्ट है वो 99 रुपीज़ है। तो ये जो किताब होगी वो मंगलवार से 99 रुपीज़ की हो जाएगी। अभी सोमवार तक ये जो किताब है यानी कि आज तक ये जो किताब है आप इसे 49 रुपये में खरीद सकते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है खरीदने का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप परचेज कर लें। कल से ये जो किताब होगी वो 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में कितने अंक हैं? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI में कितने अंक होंगे? तो फ्रेंड्स इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी। कुल मिला के 20 अंक होंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी कि LEI की शुरुआत की है। इसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान के लिए किया जाएगा। यानी कि ये जो LEI होगा, LEI डिजिट, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो अमाउंट ट्रांजैक्शन में आया है वो किसने किया है। तो अगर आप नेफ्ट करते हैं यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, या फिर RTGS करते हैं यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसके माध्यम से अगर राशि 50 करोड़ या इससे अधिक है तब आपको जो है LEI की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। तो 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के सभी फंड ट्रांसफर के लिए ये जो संख्या है वो अनिवार्य कर दी गई है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। LEI में कुल मिला के 20 डिजिट होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 20 डिजिट्स। 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 किस राज्य में की जा रही है? तो 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना ये शुरू हुई है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आपको याद दिला दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS के विशेषज्ञों के तत्वाधान में 2 दिवसीय एशियाई जल पक्षी गणना 2020 संपन्न हुई है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हजारों स्वयंसेवकों द्वारा अपने देश में आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स की यात्रा की जाती है और इस दौरान वे वाटर बर्ड्स जल पक्षियों की गिनती करते हैं।
इस नागरिक विज्ञान कार्यक्रम यानी कि सिटीजन साइंस प्रोग्राम को एशियाई जल पक्षी गणना AWC कहा जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में भारतीय महाद्वीप में। तो भारतीय महाद्वीप में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली संसद के रूप में इतिहास में संदर्भित अनुभव मंडप, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना है आप। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो विश्व की पहली संसद के रूप में इतिहास में संदर्भित अनुभव मंडप की पुनर्निर्माण की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसो कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखे हैं। ज्ञात हो कि यह वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के कवि और दार्शनिक वसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। अब न्यू अनुभव मंडप क्या है, इसके बारे में जो प्रमुख बिंदु हैं उसको भी देख लीजिए। यह 7.5 एकड़ भूखंड में बनी 6 मंजिल की संरचना होगी जो कि बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। यह 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा द्वारा बसो कल्याण में स्थापित अनुभव मंडप, जिसे प्रायः विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है, उसको प्रदर्शित करेगा। आपको ज्ञात हो कि वसवेश्वरा द्वारा स्थापित अनुभव मंडप में विभिन्न दार्शनिकों और समाज सुधारकों द्वारा वाद विवाद किया जाता था। इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका निर्माण किस शैली में होगा, तो इसका जवाब होगा कल्याण चालुक्य शैली में। कल्याण चालुक्य मध्ययुगीन काल के प्राचीन कर्नाटक इतिहास का एक अभिन्न अंग है। कल्याण चालुक्य शासकों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही मंदिरों का निर्माण करवाया और नृत्य तथा संगीत कलाओं का संरक्षण किया था। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और इस लेक्चर की PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जो PDF दी जा रही है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अस्थायी समिति की 60वीं बैठक में कैरकल को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल किया गया है। एक्चुअली में 2017 तक ये जो है लुप्तप्राय में नहीं थी, मतलब ये जो प्रजाति थी इस पर कोई संकट नहीं था, लेकिन वर्तमान में ये जो प्रजाति है आप देख रहे हैं, ये मध्यम आकार की बिल्ली होती है, बिल्ली ही होती है, बस आकार इसका थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो जानवर है इसको कैरकल कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि कैरकल किस जानवर की एक प्रजाति है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यह बिल्ली की एक प्रजाति है जो कि अब लुप्त प्राय है, यानी कि बहुत कम अब ये पाई जाती है। दोस्तों, ये जो प्रजाति थी बिल्ली की, इसको जो है स्याह गोश के नाम से भी जाना जाता है, और ये राजस्थान और गुजरात में मिलती थी, लेकिन अब ये बहुत कम मिल रही है। केंद्र प्रायोजित योजना है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तहत वित्तीय सहायता के साथ इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो केंद्र की जो योजना है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उसके अंतर्गत जो पैसा मिलता है उस पैसे का उपयोग करके इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कैरकल जो है अब विलुप्त होने जा रहा है। अभी मैंने आपको कल बताया था कि जो भारतीय पेंगुइन है और जो चीनी पेंगुइन है, ठीक है, पेंगोलिन, पेंगुइन नहीं पेंगोलिन, तो ये दोनों प्रजातियां भी अब समाप्त होने वाली हैं पेंगोलिन की। अगर बात यहाँ पर हो रही है पेंगुइन की, तो दोस्तों पेंगुइन भी खतरे में आ गई है, ठीक है। और इसका कारण ये है कि ध्रुवों पर जो बर्फ है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? मुख्य सूचना अधिकारी, तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन बी। कौन है ये है राज अय्यर, ठीक है। तो तमिलनाडु से इनका संबंध है, तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सूचना विशेषज्ञ डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना में मुख्य सूचना अधिकारी का पद हासिल कर दुनिया में सबसे ताकतवर देश और उसकी संबद्ध सेनाओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों के मुकाबले बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाल ली है। पिछले वर्ष जुलाई में सृजित किए गए 3 सितारा जनरल के ओहदे के बराबर के इस पद के महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी में CIO अर्थात मुख्य सूचना अधिकारी के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर अय्यर सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सेना के प्रधान सलाहकार होंगे। तो ये जो है CIO के तौर पे काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि CIO के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ये हैं राज अय्यर, भारत में इनका संबंध तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश ने हाल ही में फतेह-1 नामक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में सबसे अधिक हथियारों का जो आयात है वो करता है UAE,
यूएई के बाद सबसे अधिक हथियारों का आयात करता है अपना भारत, इंडिया। तो यहाँ पर देखो फतेह-1 नामक जो स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण किया है किसने? जी हाँ, पाकिस्तान ने किया है। हालांकि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो बहुत ही बुरी है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया जो है युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। मतलब देश में चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन लड़ने के लिए हर देश बिल्कुल अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तो पाकिस्तान की ये जो मिसाइल है ये 140 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 7 जनवरी को पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो अपने साथ पारंपरिक आयुध, मतलब ये परमाणु बम वगैरह लेकर नहीं जा सकती, लेकिन गोला बारूद ले जाके गिरा सकती है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया इकाई के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह जानकारी दी है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां अभी शेयर नहीं की गई हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में इमरान खान, और संयुक्त सैन्य समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जनरल नदीम रजा, और थल सेना प्रमुख हैं कमर जावेद बाजवा। तो ये जो पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान देश है उसके कुछ महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे हुए व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। और फतेह-1 नामक जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? सतर्क नागरिक, तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद भी है, और इसे लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने J&K एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक के साथ ही विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो नागरिक होंगे वो अगर वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी सूचना जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुँचा सकेंगे। तो एप्लीकेशन कहाँ पर लॉन्च हुआ है? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं मनोज सिन्हा। तो दोस्तों ये आज की सीरीज थी जो कि समाप्त हुई। अब आज का जो प्रश्न है ये आपके लिए होगा, इसको आपको आंसर करना है। क्वेश्चन होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, ये युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। तो 1971 के बाद 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो आपको बताना है कि शिमला समझौते में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ पाकिस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुआ था? पाकिस्तान के PM नूरुल अमीन, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या फिर मोहम्मद ज़ियाउल हक, या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो जो सही जवाब है ये आप जरूर करना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा जो चल रही वर्तमान में 10 अक्टूबर को। तो ये क्वेश्चन उसी दौरान पूछा गया था। हालांकि उसमें मात्र यही पूछा गया था कि शिमला समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन थोड़ा विस्तार में आएगा तो इसी प्रकार से आएगा। तो इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। इसका सही जवाब मिलेगा आपको 12 जनवरी के वीडियो में। दोस्तों ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं दोबारा से कहता हूँ कि इसे लाइक कर लीजिएगा। और एक बात और मैं आपसे दोबारा से याद दिला दूँ कि दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो मात्र सोमवार तक जो है आपको मिलेगी 49 रुपये में। मंगलवार से उसकी कीमत हो जाएगी 99 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सोमवार तक इसे आप परचेज कर सकते हैं इसकी आधी से कम कीमत पर 51% छूट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।